नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन जी। आप सोच रहे होंगे कि वक्त सियासी गलियारे का है और कार्यक्रम पॉलिटिकल पंचायत आपके सामने। चूंकि कांग्रेस के अंदर जो बयानों का सिलसिला एक शुरू हुआ है, केंद्र से लेकर के अब प्रदेश तक, यानी कि दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई है, राजस्थान से भी इसका एक असर देखने को मिल रहा है। तो आधे घंटे में इस इतने बड़े मसले को समेट पाना मुश्किल था, तो आज हम लोगों ने 1 घंटे की ये पॉलिटिकल पंचायत बुलाई है, जिसमें तमाम खास तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो जुड़ेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे हमारे साथ। चूंकि इस गठबंधन की सरकार ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि एक आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर अब ये कलह शुरू हो गई है, ये घमासान है और लगातार इस कलह की जो नींव है वो गहरी होती चली जा रही है। लगातार बयानों का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस पूरे मसले पर सुभाष पत्रा, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे कांग्रेस के कार्यकाल में, उन्होंने एक तीखा लहजा अख्तियार किया और उन्होंने कहा कि साजिश है ये नेतृत्व के खिलाफ, जो सेंटर नेतृत्व है उनके खिलाफ ये एक साजिश रची जा रही है। रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक हैं चिरंजीव राव, उनका स्टेटमेंट है कि पहले इस गुलाम को पार्टी से आज़ाद करो। तो इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अशोक तंवर, जो कि अब कांग्रेस में हैं भी नहीं, उन्होंने इस पूरे मसले पर एक टिप्पणी की है। तल्ख लहजा भी उनका है, क्या कहते हैं वो सुनिए। तो लोग खून पसीना बहाते हैं, जो 5 सितारा होटलों में नहीं रहते, नहीं जाते और जो संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया? ये सारे लोग वही तो हैं, मेहनतकश लोग। यहाँ इस सफ़ेदों को ही उठा लो, किसको टिकट दिया वो आप सब जानते हो। जो व्यक्ति आखिरी तक दूसरी पार्टी का मेंबर रहा हो, नोट दिए, माल दिया और एमएलए बन गए। और यही कारण है कि आज हरियाणा में इस तरह की स्थिति, नहीं तो सरकार होती है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से असक्षम है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में। ऐसे में नए विकल्प की आवश्यकता है, देश में भी, प्रदेश के अंदर भी। जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि कुलदीप बिश्नोई, सुभाष बत्रा क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद को लेकर, वो सुनिए जरा। इतना सीनियर आदमी इस प्रकार का गैर जिम्मेदारान बयान, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दे, इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूं कम है। आजाद साहब कहते हैं कि चुनाव निचले लेवल से ऊपर तक आने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इस बात का मुझे जवाब दें कि जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का युवा का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त चुनाव की बात क्यों नहीं कही? जिस वक्त उन्हें ऑल इंडिया यूथ का प्रधान अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने चुनाव की बात क्यों नहीं कही? आज सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिश जो आजाद साहब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं आपको आजाद साहब बता देना चाहता हूं कि हम इस आपके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने आपको हरियाणा का विधानसभा से पहले आपको प्रभारी बनाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने कांग्रेस पार्टी का। आज आपकी बजाय कोई और प्रभारी हमारा होता तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर होती। आप गांधी परिवार को नसीहत देते हैं, उनके खिलाफ गद्दारी करते हैं आप। आज जब पेपर उठाया और गुलाम नबी आज़ाद जी की जो कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ जो उनकी स्टेटमेंट पढ़ी, तो उससे बहुत ही ज़्यादा आहत हुआ। उससे पहले कपिल सिब्बल साहब की भी स्टेटमेंट आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ए सम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द लीडरशिप। जी, ये दो बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के अंदर से उठ रहे हैं ये दो बयान। चिरंजीवी राव का एक उनका ट्वीट है, जरा इसको नज़र डालिए इस पर और इसे समझिए। वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले गुलाम को पार्टी से आज़ाद करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण
ये एक स्टेटमेंट है। अभी रेवाड़ी से विधायक हैं कांग्रेस के टिकट पर, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के सुपुत्र। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके से पार्टी अपने आप को इस तरह के मसलों से उबार कर बाहर लेकर आएगी, क्योंकि ये ऐसी बात है कि खुद ब खुद दब भी सकती है और इसे अगर तूल दिया गया तो ये बहुत ज़्यादा बिखर भी सकती है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को जरा सुन लीजिए, जो पार्टी में इस वक्त नहीं है। जो लोग खून पसीना बहाते हैं, जो 5 सितारा होटलों में नहीं रहते, नहीं जाते और जो संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया? ये सारे लोग वही तो हैं, मेहनतकश लोग। यहाँ इस सफ़ेदों को ही उठा लो, किसको टिकट दिया वो आप सब जानते हो। जो व्यक्ति आखिरी तक दूसरी पार्टी का मेंबर रहा हो, नोट दिए, माल दिया और एमएलए बन गए। और यही कारण है कि आज हरियाणा में इस तरह की स्थिति है, नहीं तो सरकार होती। तो कांग्रेस पूरी तरीके से असक्षम है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में। ऐसे में नए विकल्प की आवश्यकता है, देश में भी, प्रदेश के अंदर भी। अशोक तंवर कह रहे हैं नए विकल्प की आवश्यकता है देश में भी और प्रदेश के अंदर भी। लेकिन जिस तरीके से कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट और कपिल सिब्बल के स्टेटमेंट के बाद गुलाम नबी आज़ाद का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये लोग ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के अंदर से सदियों से हैं। गुलाम नबी आज़ाद को सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। कि जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड तो छाप देता, विजिटिंग कार्ड भी बना देता, तो वो समझता है कि बस मेरा काम खत्म हो गया। ये 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे कि जब तक ये अपॉइंटेड लोग होंगे वो नहीं जाएंगे, जब इलेक्टेड लोग होंगे, स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, उसको अपनी जिम्मेदारी का मालूम होगा। ये तमाम बातें हमने आपको सुना दी, तमाम बातें हमने आपको समझा दी। अब बारी है पॉलिटिकल पंचायत की। ये कह देना गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कि 5 स्टार कल्चर है, ये कह देना कि आम लोगों से संपर्क टूट गया है, वो रिश्ता अब नहीं है, क्या इसे गांधी परिवार के खिलाफ हम गद्दारी कहेंगे? कुलदीप बिश्नोई ऐसा कह रहे हैं। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। गुलाम नबी आजाद हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हरियाणा के, मैं हरियाणा से आता हूं, हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं। उन्होंने जो ये विचार व्यक्त किए हैं कि उनके अपने विचार हो सकते हैं, इसमें उनके अपने विचार हैं, इसमें इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो फिर उन्होंने कब कहा कि ये पार्टी का विचार है? उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं। सुनील कटारिया जी, उन्होंने ये अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनके अपने विचार हैं, उनके विचार हो सकते हैं, इसमें क्या बात? तो उनके विचारों में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। जो सुनील जो कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं या सुभाष बत्रा जी जो कह रहे हैं, सुभाष बत्रा जी को तो ये साजिश नजर आ रही है लीडरशिप के खिलाफ। 1885 से हमारी पार्टी का गठन हुआ और कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से ही इसमें चुनाव होता है,
प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जी क्या, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, हाँ, पर्सनल ओपिनियन अगर है तो फिर इसमें इतना बवाल क्यों हो रहा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री बवाल कह रहे हैं इसलिए इस पूरे मसले पर। है जी, कि वो जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको क्या पता है एक वरिष्ठ नेता को अपनी बात एक फोरम पे, एक सही प्लेटफॉर्म पे जाके रखनी चाहिए, ना कि पब्लिकली कहनी चाहिए। नहीं, वो वरिष्ठ नेता है, दो उनके बातें अपने हैं विचार सुनील कटारिया हैं, कह जी। सकते हैं, कह रहे हैं। दो बातें हैं सुनील कटारिया जी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन तो वो फ्री हैं, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे अगर उनको अपनी पर्सनल बात रखनी है वो रख सकते हैं। रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन जितने बड़े पदों पर वो रहे हैं, जितना बड़ा उनका पद है, उनको पार्टी की विचारधारा के साथ पार्टी की एक बहुत बड़ा उनके पास पद है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में रखे, अपने विचार रखने चाहिए उनको। वो तो विचार, चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। सुभाष बत्रा जी, जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुभाष बत्रा जी, अब दिक्कत क्या है? अगर ये कहा गया गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कि पार्टी में 5 स्टार कल्चर आ गया है, आम लोगों से संपर्क टूट गया है, तो इसमें दिक्कत क्या है? गलत क्या है? आपको क्यों ये साजिश लग रही है? जी, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने पहले 23 तारीख में उन्हें दस्तखत करके लेटर भेजा और उसको इन्होंने पब्लिक किया। हेलो, हम सुन रहे हैं आपको, आप कहिए अपनी बात पूरी। हाँ, उसको इन्होंने पब्लिक किया एंड दैट वाज, उससे भी फिर आगे ये चले कि उसके बाद इन्होंने एक कभी गुलाम नबी जी, कभी हेमंत शर्मा जी, कभी कपिल सिब्बल ने ये सीरीज वाइज इन्होंने स्टेटमेंट देके एक ये चीज दिखाने की कोशिश की, लीडरशिप को कमजोर दिखाने की कोशिश की। मैं ये कहता हूँ कि कहते हैं ना कि जिसके घर खुद शीशे के हों दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। आज 9 बार ये महामंत्री रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे एआईसीसी के अंदर और नॉमिनेटेड रहे। उससे पहले आज भी राज्यसभा के मेंबर हैं। इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा महाराष्ट्र से एमएलए का, और महाराष्ट्र से जाके चुनाव लड़ा और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे। ये चीजें इनको एक प्लेटफॉर्म के अंदर रह के करनी चाहिए थी, लेकिन बाहर पब्लिक में सुभाष बत्रा जी, इन्होंने। सुभाष बत्रा जी, पुराना एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ जी, तो कुछ तो ऐसा रहा होगा कि इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बातें रखनी पड़ रही हैं। गुलाम नबी आजाद को पिछली बार चिट्ठी लिखी गई थी इन लोगों की तरफ से, यही तो क्या गलत है हश्र ना। हुआ? हश्र देखा ना आपने, प्रभारी पद भी गया और अहम जिम्मेदारियां गई। जी, मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन पहले आनंद शर्मा का बयान आया, उससे पहले कपिल सिब्बल साहब का बयान आया, अब ये गुलाम नबी जी का बयान आया। मेरा मानना ये है कि ये कोई ना कोई साजिश है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहने का मेरा भाव ये है कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, हाई कमांड के सदस्य हैं, ये बैठ के उस प्लेटफॉर्म में बात कर सकते थे। क्या जरूरत पड़ी इनको इतनी हेस्ट में बयान दे रहे हैं, जबकि पिछले एआईसीसी के सेशन में यही महोदय थे जिन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया था कि ये नॉमिनेशन सोनिया जी की 2 साल आगे और चलनी चाहिए। सुभाष बत्रा तो जी, आज कौन सी नई बात? जी ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप रुकें हमारे साथ, लाइव आपको जोड़ना था लेकिन आप लाइव हो नहीं पाए, फोन लाइन पर हम आपको जोड़े। मैं चाहूंगा कि आप रुकिए फिर भी। राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साकेत सुमन आपसे सवाल कर रहा हूं और मेरा पहला सवाल आपसे ये है प्रेम कुमार जी, गुलाम नबी आज़ाद ने एक शेर के अंदाज में कहा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क का संदर्भ उन्होंने दिया कि पार्टी से भी इश्क कीजिए, तभी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। क्या गलत कहा है गुलाम नबी आज़ाद ने? मुझे ये जानना है, मुझे ये समझना है आपसे प्रेम जी। बिल्कुल जी, 2 तरह की आवाज है कांग्रेस को लेकर के। एक वो जो कि सार की समीक्षा करना चाहता है, पार्टी में डेमोक्रेसी को लाना चाहता है, लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। आपत्ति की बात है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। और दूसरी स्थिति ये है कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो लोग भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के ही विरोध कर रहे हैं।
जी। तो सवाल है कि नेतृत्व कहाँ है, वही तो सवाल उठ जाता है ना। ये तमाम लोग जो गुलाम नबी आजाद जी का विरोध कर रहे हैं या कपिल सिब्बल जी का विरोध कर रहे हैं, ये सब तो कांग्रेसी है ना। अब क्या कांग्रेस की पार्टी ये कहेगी कि बीजेपी आके कांग्रेस के भीतर साजिश करो? तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगी। तो आज की स्थिति में अगर हम गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल और दूसरे लोगों को गलत ठहराते हैं कि वो पार्टी फोरम से बाहर बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि पार्टी फोरम से बाहर तो सब लोग बात कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं? कोई रोकने वाला कांग्रेस में है कि नहीं? जी। नेतृत्व में ये बड़ा सवाल है। जो हम डिबेट में भी, पैनल में भी बैठे हैं, जो हम गुलाम नबी आजाद की आलोचना करेंगे, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि होंगे, क्यों करेंगे अपने नेता की आलोचना? ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई? तो और इसको रोकने वाला कांग्रेस पार्टी में है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल। आप ट्वीट देख लीजिए, मतलब देखा कल से लेके आज तक ट्विटर पे जो ट्वीट आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के, आप खुलेआम ट्वीट कर रहे हैं, तो ये क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं है? ये चिंता कांग्रेस के लिए है कि आलाकमान एकदम न उधर कुछ बोल पा रहे हैं, न इधर कुछ बोल पा रहे हैं। तो सब लोग, अब कोई किसी की चापलूसी में बोल रहा है, कोई किसी की साजिश में बोल रहा है, तो चापलूसी और साजिश इससे इसको रोकेगा कौन? ठीक है चाहे चापलूसी प्रेम जी, हो जिस या जिस साजिश बात हो। का जिक्र किया आपने, मैं इसी बात को लेकर के सुभाष बत्रा जी के पास भी, सुनील कटारिया जी के पास जा रहा हूं। बिजेंद्र नेहरा जी, मैं लौटूंगा, आता हूं थोड़ी देर में, आप प्लीज नाराज मत होइएगा, थोड़ी देर में मैं आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा सा हॉट डिस्कशन चल रहा है कांग्रेस को लेकर, इसलिए थोड़ा सा इधर रहना पड़ रहा है। बत्रा जी, अब आप ये बताइए कि क्या आप लोग भी तो गुलाम नबी आजाद का विरोध पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही कर रहे हैं? आप लोगों ने कौन सी समझदारी का परिचय दे दिया जो आप टूल तो आप लोगों को दे रहे हैं ना, उन्होंने तो एक बात रखी, उसके बाद लगातार इसका विरोध हो रहा है। प्लीज गिव मी अ लिटिल टाइम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन पैदा किसने की? हमने तो कभी नहीं गुलाम नबी आजाद का या इन लोगों का विरोध किया। सुभाष बत्रा जी अच्छे राजनेता, आप तो इतने मंझे हुए राजनेता हैं, आप अच्छी तरीके से इस बात को समझते होंगे कि डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाता है। डैमेज को कंट्रोल ऐसे किया जाता है इस पूरे मसले पर कि सब लोग सीधे पार्टी फोरम पर बातें होती कि गुलाम नबी आजाद ने ऐसा क्यों कहा, किस वजह से कहा। जी, मुझे टाइम दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने एक लेटर कई साथियों ने आज से 1.5-2 महीने पहले लिखा, ठीक। अच्छा, उसके बाद वो भी इन्होंने पब्लिक किया, जबकि CWC की मीटिंग में ये तय हुआ कि आपको पब्लिकली ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। फिर इन्होंने इस बात को रिपीट किया, कपिल सिब्बल साहब ने फिर बात बयान दिया, अजय तो उसने अनंत शर्मा ने फिर बयान दिया, अब गुलाम नबी आजाद ने फिर बयान दिया। इससे एक बुक नजर आती है कि देयर इज सम कॉन्सिक्वेंसी, दे वांट टू बिलिटल द पार्टी। सुभाष बत्रा जी, चैलेंज द लीडरशिप। आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं सुभाष बत्रा जी कि वो चिट्ठी लीक की गई इन लोगों की तरफ से, आपके पास तथ्य हैं? और अगर हैं तो आला कमान ने कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? आला कमान को हमने कार्रवाई करने के लिए तो कहा है, हमने ये बात कही है कि पार्टी लीडरशिप को इनके खिलाफ नोटिस देके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी। सुभाष बत्रा जी, आपने कहा कि जो वो चिट्ठी लिखी गई थी आला कमान को, गुलाम नबी आजाद सरीखे तमाम नेताओं की तरफ से शुरुआती दौर में, उस चिट्ठी को लीक किया गया इन लोगों की तरफ से, आप ये कह रहे हैं बार बार। तो अगर आप लोगों ने तब शिकायत की और तब से अब तक कार्रवाई नहीं हुई, तब तो ये बहुत एक चिंतनीय बात है कि आला कमान कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए, हमने इसी बात को, जो बात आप कह रहे हैं, हमने इसी बात को उठाया है कि आला कमान को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिस बात वही अर्थ है, हम तो क्या यही बात रहे हैं। ठीक जो है, आप बात कह रहे हो, हम तो वही बात कह रहे हैं कि आला कमान चुप क्यों बैठा है, आला कमान को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, सुनील कटारिया जी, आप हरियाणा से, ठीक है सुभाष बत्रा जी, मैं लौटता हूं। सुनील कटारिया जी, आप तो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा में, ठीक है बत्रा साहब, मैं तुरंत लौट रहा हूँ, बत्रा साहब मैं तुरंत लौट रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। सुनील कटारिया जी, आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा में आपने देखा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, उनके साथ हुड्डा जी के किस तरीके से संबंध रहे, आला कमान ने वहां भी हस्तक्षेप नहीं किया। अभी भी देख रहे हैं कि गुटबाजी चल रही है, यहां भी इंटरनल किसी तरीके कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा आला कमान की तरफ से। अब ये जो राष्ट्रीय व्यापी एक कलह देखने को मिल रही है कांग्रेस के अंदर, इस पर भी आला कमान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसा सुभाष बत्रा जी कह रहे हैं। हस्तक्षेप क्यों नहीं करता आला कमान? क्यों 10 जनपद से ऑर्डर रिलीज नहीं होते? क्यों 10 जनपद से कड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया जाता? क्यों? सुनील कटारिया जी। उसके बाद कुलदीप जी
कुमारी शैलजा का मैंने बताया आपको, और सारे ही हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे वो किरण चौधरी जी हो या कोई भी वरिष्ठ नेता, सारे के सारे एक मंच पे थे और सब ने इतनी मेहनत से चुनाव लड़ा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वहां धन बल, बाहुबल, हर तरीके से जो उन्होंने यूज सबने कर एक साथ तो सकते जींद थे, में भी चुनाव लड़ा था, उपचुनाव जींद में भी लड़ा था आप लोगों ने सबने एक साथ में, उसके बावजूद भी हम चुनाव जीते। सर सुनील कटारिया जी, जींद उपचुनाव में भी आप सब लोग इकट्ठे थे, वहां तो रणदीप सुरजेवाला कैंडिडेट थे, अभी तो सुरजेवाला साहब इस बड़ौदा उपचुनाव में तो बिहार में प्रचार कर रहे थे, वहां तो सारे लोग इकट्ठे थे, वहां हार गए ना। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल वो नहीं है सुनील कटारिया जी, मैं ये कुछ कहना चाह रहा हूं कि क्या केंद्रीय नेतृत्व, क्या सेंटर से ऑर्डर नहीं रिलीज किए जाते, हस्तक्षेप नहीं होता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसे एक महासागर होता है जिसमें छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां आके गिरती हैं, ऐसे ही एक बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत बड़ी पार्टी में बहुत सारे नेताओं के अपने व्यूज होते हैं, अपने विचार होते हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी भी पार्टी कदर करती है। सुनील कटारिया जी, मौजूदा दौर में तो अब समंदर भी प्रदूषित होने लगे हैं साहब, ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते समंदर प्रदूषित होने लग जाए आपका ये महासागर। नहीं, कांग्रेस पार्टी को दूषित बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में एक संविधान है, संवैधानिक तरीके से कार्य प्रणाली होती है, सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, विजेंद्र नेहरा जी बहुत स्माइल कर रहे हैं आप लोगों की बातों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, आप बताएं, और आपके गठबंधन ने तो ये भी पूछ लिया है कि हुड्डा साहब बताएं कि वो किसके गुट में है, गुलाम नबी आजाद के गुट में है या सोनिया गांधी के गुट में है? देखिए साकेत जी, जब कांग्रेस पार्टी के कोई मित्र साथी लोकतंत्र की, संविधान की, इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जिस पार्टी में 1998 से लेके आज 2020 तक लगभग 22 साल से सोनिया गांधी जी, बीच में कुछ टाइम के लिए राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, एक ही परिवार की चाटुकारिता में जो लोग मग्न हैं, जो उनके चापलूसी में लगे हुए हैं, ऐसे लोग अगर इस तरह की बातें करें तो बड़ा विचित्र लगता है। पूरा मेरे को हंसी नहीं आती, हरियाणा प्रदेश के साथ देश की हर जनता को भी इनकी बातों पे हंसी आती है, पहली बात। क्योंकि साकेत जी, जैसे आप देख रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जी कोई सामान्य नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय महासचिव से लेके इनके बड़े जितने भी बड़े दायित्व उन सब पे वो रह चुके हैं, और हरियाणा के वो प्रभारी भी रह चुके हैं। तो अकेले वो नेता नहीं है, ऐसे 25 बड़े नेता जो कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ लेवल पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता, उन्होंने स्वयं सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी कि उनको ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो थोड़ा जमीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाए और मूवमेंट दिखाए, जिसको देख के लोग, इनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह आया, वो कुछ काम करें। लेकिन ये इतने चाटुकारिता में और भक्ति में इतने मशहूर हैं कि जो लोग इन पे सवाल उठाते हैं उन्हीं को दरकिनार कर देते हैं, उनको साइड कर देते हैं। सही मायने में लोकतंत्र का गला घोटने का काम अगर कोई कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी का मतलब, अगर आप परिवारवाद, भ्रष्टाचार, देश विरोधी और चापलूसी और चाटुकारिता को एक शब्द में पिरोना चाहते हैं तो उसका नाम है कांग्रेस। बस आप कांग्रेस कह दीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप लोग समझ जाते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब ही कांग्रेस है। इसके साथ साथ साकेत जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, साकेत जी आधे घंटे में नंबर दिया, मेरा 1 मिनट का तो टाइम दे दीजिए कम से कम। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा साकेत जी, गुलाम नबी जी ने स्वयं कहा है कि वीआईपी कल्चर चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, एसी रूम में बैठ के ये राजनीति करते हैं। इसके साथ साथ किसी को भी कोई भी पद ऐसे ही मिल जाता है, ये उन्होंने स्वयं कहा है। और इसके साथ साथ गुलाम नबी जी ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि कांग्रेस पार्टी जमीन से कट चुकी है। तो जो पार्टी जमीन से कट चुकी है, आज देखिए 58 सीटों पे उपचुनाव हुए थे पूरे देश के अंदर, 42 सीटों पे बीजेपी जीती और इनकी ज्यादातर जमानत जब्त हुई। बिहार में भी 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे, इनको 19 मिली, पहले 28 थी, उसमें भी इनकी 9 सीटें कम होगी। और हर चुनाव में हारने के बाद राहुल जी घूमने चले जाते हैं। देखिए कितनी विचित्र बात है। और कांग्रेसी चाटुकार और गुलाम जो है, उल्टे सवाल उठाने वालों पर भी सवाल उठाते हैं। कमाल की बात आप देखिए। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कितना शानदार प्रदर्शन रहा है। देश में 58 में से 42 सीटें हम जीते हैं। ठीक है इसके साथ साथ बीजेपी में विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है, शानदार तरीके से प्रयोग किया गया बिहार में। कम से कम विजेंद्र नेहरा जी यहाँ आलाकमान के खिलाफ कोई आवाज उठा तो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में शायद आलाकमान के खिलाफ कोई अगर आवाज उठा दे तो वो पार्टी में रहेगा या नहीं रहेगा, ये कह पाना मुश्किल है। साकेत जी, ये बात ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेम कुमार जी, नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ, तुरंत लौटता हूँ। आप जवाब तैयार रखिए, मैं तुरंत लौट रहा हूँ। एक बार प्रेम जी के पास चलता हूँ, एक बार प्रेम जी के पास। विजेंद्र नेहरा जी, एक सेकंड। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है विजेंद्र नेहरा, ठीक है। प्रेम जी, सवाल ये है कि अगर गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि पार्टी में मनोनीत नहीं,
चयनित पदाधिकारी हों। गलत क्या कह रहे हैं सर? गलत बिल्कुल नहीं है। प्रश्न सिर्फ उठ रहे हैं कि उनका बोलने का तरीका या फिर प्लेटफॉर्म से बाहर आना, इन पर सवाल उठ रहे हैं। और इस पर भी मैंने कहा सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म कांग्रेस नेतृत्व अवेलेबल नहीं करा, लंबे समय से नहीं करा रहा। यही स्थिति है कि उनकी आलोचना करने के लिए भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता प्लेटफॉर्म से बाहर आकर के उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म से बाहर बात कर रहे हैं, यानी दोनों बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि उन्होंने पहले किसने शुरू किया। जब इस किस्म की बात वो पहले किसने शुरू किया, इसका मतलब है कि दोनों हम गलत हैं, पहले वो गलत है तब हम गलत। तो ये तब तक स्थिति बनी रहेगी जब तक कि लीडरशिप का इंटरवेंशन नहीं हो। लीडरशिप का इंटरवेंशन जब तक नहीं होता है तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। और हमें लगता है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी लोकतंत्र है, बहुत सालों से पार्टी है, उसमें कुछ खूबी खामी आ सकती है। एक चीज और समझना चाहता हूं, तरीके से ही किया जाएगा। एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, इन सवालों से भी बचा नहीं जा सकता। एक चीज मैं और जानना चाहता हूं प्रेम जी आपसे, एक चीज और समझना चाहता हूं मैं कि राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी हेल्थ इश्यूज बहुत हैं उनके साथ। क्या कांग्रेस गांधी परिवार से इधर कहीं देख नहीं सकता या देखना नहीं चाहता? देखिए, प्रश्न बहुत है, सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर तो डेमोक्रेसी में है कि कांग्रेस में चुनाव कराए जाएं और तभी तो कोई दूसरा नेतृत्व आएगा। और अगर अब राहुल गांधी मनोनीत कर दें किसी को तो फिर क्यों ये लोकतंत्र का तो उदाहरण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा कि मैं मनोनीत भी नहीं करूंगा, नाम भी नहीं सुझाऊंगा और मैं बनना भी नहीं चाहता। तो ये अच्छी बात लगती है उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर ये चुनाव कराने की आवाज हमें लग रहा बहुत देर से उठ रही है। ये पहले उठनी चाहिए थी। ये 23-25 लोगों की जो चिट्ठी थी और पहले आनी चाहिए थी कि डेमोक्रेटिकली इस पार्टी में इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब नेतृत्व लीडरशिप लेने को तैयार नहीं है तो डेमोक्रेसी को विकल्प देगा और कौन दे सकता है। सुनील कटारिया जी क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सारी प्रक्रिया तरीके से होने जा रही है। एआईसीसी के 1500 डेलीगेट्स हमारे वोटिंग करेंगे और सबके आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह बन रहे हैं। सिर्फ 2 स्टेट बाकी बची हैं जिनमें आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह बनने रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आप कह रहे हैं? जी। सुनील कटारिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव होगा कांग्रेस में, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चुनाव होगा, डिजिटल तरीके से होगा और हमेशा ही होता रहा है। इससे पहले महानुभावों को मैं याद दिलाना चाहूं, जितेंद्र प्रसाद जी ने भी चुनाव लड़ा था लेकिन हमारी अध्यक्षा ने वो चुनाव जीता। जी जी हाँ, हमारी पार्टी में आज तक सिर्फ गांधी परिवार से 6 ही अध्यक्ष रहे हैं। बाकी जितने भी नहीं सर, उनका टेन्योर भी बता दीजिए, उनका कार्यकाल भी बता दीजिए। इन 6 का कार्यकाल 6 ही 60 साल रहे हैं भाई साहब। इन 6 का कार्यकाल भी बताते चलिए। 60 साल तक रहे, किसी का नंबर नहीं आने दिया। 22 साल से सोनिया जी है भाई साहब। मैं कटारिया जी 22 सासाल से सोनिया जी है, क्या जवाब देंगे आप? 6 प्रधान अध्यक्ष हमारी पार्टी के। बताइए 22 साल से सोनिया जी क्यों हैं? 1998 से अकेली सोनिया जी हैं। सुन लो दोस्त, सुन लो, इन 6 में से 2 प्रधानों ने साकेत जी मेरे एक सवाल का जवाब ले लीजिए कि अकेली सोनिया जी 1998 से अब तक क्यों हैं? उसी का जवाब दे रहे हैं सुनील कटारिया जी, जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात, 6 प्रधानों ने, 2 ने तो अपनी जमा पूंजी सारी देश को सौंप दी और 2 ने अपनी जान न्यौछावर कर दी हमारे देश हिंदुस्तान पर। इससे ज्यादा आप और क्या चाहोगे? ठीक है, एक चीज कटारिया जी मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है जो 1998 से आज तक लगातार सोनिया जी है? 22 साल से, बिल्कुल 22 साल से लगातार सोनिया जी। क्या जवाब है इसका? तो कोई भी आदमी अपना जो है नामांकन करा सकता है। कोई भी आदमी संगठन का चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में होता है, कोई भी आदमी चाहे तो चुनाव। 22 साल में किसी ने कोशिश नहीं की कटारिया जी। प्रेम जी से एक सवाल है मेरा। प्रेम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर चुनाव होते भी हैं, क्या वो औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्या कांग्रेस के किसी लीडर में इतना गट्स होगा कि वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ आकर चुनाव अपने आप को कहें कि मैं नामांकन भरना चाहता हूं? उस समय कैसी स्थिति आप देख रहे हैं?
आप मुझे एक बात बताइए, कटारिया साहब एक सेकंड, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, एक बार प्रेम जी को बोलने दीजिए। समय तक कोई दूसरा नाम उभर कर सामने नहीं आया, कोई ये बोलने नहीं आए कि हम इस पद को लेना चाहते हैं। लेकिन आज तो आपके पास 25-25 लोगों की चिट्ठी है, आज तो खुल करके लोग बोल रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये बोलना, देखिए कांग्रेस में थोड़े समय के लिए जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन वो भी कांग्रेसी है और ये भी कांग्रेसी है। ये मिल बैठकर जब इंटरवेंशन होगा, नेतृत्व का बैठकर बात करेंगे, तो ये लोग जो आवाज उठा रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, ये दरअसल उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप आने वाले समय में इलेक्शन लड़ना है और अंदरूनी लोकतंत्र को मजबूत। ठीक है प्रेम जी, इसी सवाल का जवाब जरा मैं सुभाष बत्रा जी से लेता हूं। खड़े होने की सुभाष बत्रा जी से इस सवाल का जवाब लेते हैं। सुभाष जी, सवाल यही है कि अगर इलेक्शन हुए भी तो क्या लगता है आपको कि उसमें सोनिया गांधी या दूसरे कोई भी गांधी परिवार से हो, उनके खिलाफ लोग आएंगे क्या? चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब सुनील कटारिया जी आप देना चाह रहे थे, आप दे लीजिए। मैंने तो बताया आपको, और वो आदमी चुनाव लड़ सकता है जिसके साथ 10 आदमी हैं। सर लड़ तो सकता है, लेकिन लड़ेगा क्या? तो वो आदमी अपना नामांकन कर सकता है। लड़ेगा क्या? लड़ तो सकता है, लड़ेगा? लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? जिसका दिल है, जिसका मन है, जिसको लगता है कि भाई मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, उसका स्वागत है। ऐसा तो नहीं है पार्टी में पहले जिसने इस चुनाव में कदम रखा उसका पॉलिटिकल करियर खत्म? ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे पार्टी में गांधी नेहरू परिवार से बाहर के भी अध्यक्ष रहे हैं। इस पूरे मसले में 10 जनपद की तरफ से इंटरवीन होगा सर? राहुल गांधी इंटरवीन करेंगे इस पूरे मसले पर? सोनिया गांधी करेंगी या प्रियंका गांधी करेंगे क्या इंटरवीन इस पूरे मसले में? हाँ करेंगे, क्यों नहीं। लेकिन कब? जब पानी सिर से ऊपर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज को वो देख रहे हैं और हर चीज पे उनकी नजर है। पार्टी में एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही सारे काम होते हैं। बहुत बड़ी पार्टी है ये, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह डिक्टेटरशिप का सिस्टम नहीं है कि जो जिन्होंने पार्टी स्थापित की उनको दरकिनार करके बिठा दिया गया और हम दोनों बल्ले बल्ले बाकी सब थल्ले थल्ले। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक प्रक्रिया है। ये तो यहाँ भी गांधी परिवार के अलावा कौन ही दिखता है? देखिए, ये समय बताएगा, कुछ बातों का जवाब समय देता है कि कौन सामने आते हैं, किन को लगता है कि हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए। प्रेम कुमार जी, कोई और चेहरा आपको नजर आ रहा है जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकता है? सॉरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी। जी देखिए सुमन जी, पहले भी जब नरसिम्हा राव जी का नाम आया था तब कोई उस चेहरे को कहाँ जानता था कि इस रूप में वो सामने आएंगे कि प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अलग बात है कि उनका बहुत लंबा अनुभव था, बहुत पोर्टफोलियो था उनका, सब कुछ था। मनमोहन सिंह जी आए तब भी एक नेतृत्व के रूप में कांग्रेस को प्रधानमंत्री मिला। संगठन के भीतर आज अब सोनिया गांधी विलिंगनेस नहीं रखती है। राहुल गांधी जी पद छोड़ चुके हैं, वो नहीं चाहते कि दोबारा आए। तो उधर से तो वो खुद ही नहीं चाह रहे कि हम नेतृत्व करें, तो जाहिर है कि कोई दूसरा नाम ही आएगा। और जो नाम आपने कहा, देखिए नाम कांग्रेस नेताओं की कमी तो नहीं है किसी भी, चाहे बीजेपी में भी नहीं और कांग्रेस में भी नहीं। तो नेताओं की कमी कांग्रेस में नहीं, अब है कि कांग्रेस को जमीन से जोड़े रखने की जरूरत जो गुलाम नबी आजाद जी ने बताई है, दूसरे लोग भी समझ गए। इसमें कौन आगे बढ़ करके लीड कर सकता है? देखिए, अगर अनुभवी नेताओं की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत हैं, इधर हुड्डा साहब का भी नाम लिया जा सकता है, इधर केरल से एंटनी जी का भी नाम लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर आप युवा चॉइसेस में आप जाएंगे कि नए लोगों में कौन चुने, तो नए लोगों में ये बहस होगी कि किसको जिम्मा दिया जाए। लेकिन नामों की कमी नहीं है, नाम बहुत। जी विजय नेहरा जी। सबसे पहले तो यही है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह का पहले तो कोई चुनाव की प्रक्रिया मुझे लगता नहीं है कि होगी। अगर होगी तो गांधी परिवार के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव लड़ने की सोच भी सके। और मैं आपको, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, जो लोकतंत्र की बात आप कर रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे अनेक ऐसे नेता हैं, साकेत जी, जिन्होंने हमेशा पार्टी के खिलाफ बात की है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको ना तो बाहर किया ना उन पर कोई कार्रवाई की। लेकिन जिन लोगों ने 25 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया जी को हटाने के बारे में, नए अध्यक्ष के चयन के बारे में, उन सभी को इन्होंने नई समितियों से दरकिनार कर दिया, सबको बाहर कर दिया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर साकेत जी
बूथ के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव होते हैं। हमारे बूथ के अध्यक्ष मिलकर मंडल अध्यक्ष चुनते हैं और मंडल अध्यक्ष मिलकर के जिलाध्यक्ष चुनते हैं, जिलाध्यक्ष मिलकर के प्रदेश के अध्यक्ष को चुनते हैं और पूरे देश के प्रदेश के अध्यक्ष मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करते हैं। हमारे यहाँ हर 3 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको बदल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में यह लिखा हुआ है साकेत जी कि लगातार 2 टर्म से ज्यादा यानी 3 साल की 2 टर्म यानी 6 साल से ज्यादा कोई भी पदाधिकारी रिपीट ही नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे जिले का हो या मंडल का हो या बूथ का हो। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता जिस पे जो दायित्व है वो 6 साल से ज्यादा संविधान के अकॉर्डिंग रह ही नहीं सकता। और यहाँ 22 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी बैठी है सोनिया जी, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। तो पार्टी के संविधान की बात होती है कि पार्टी किस तरह से चली हुई है। इसके साकेत जी, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 2 लोकसभा चुनाव के बाद आज कांग्रेस पार्टी की गुलाम नबी आजाद जी ने जो बताया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी इनको हासिल नहीं हो पाया, इतनी कम सीटों पे सिमट के रह गए। इससे अंदाजा लगाइए आज भी ये लोग आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है, अपनी शेखी बघार रहे हैं, अपने बारे में झूठी शान के कसीदे पढ़ रहे हैं टीवी पे बैठ के और सब लोग। और जो व्यक्ति इनको सही रास्ता दिखाता है इनकी पार्टी में, उसी पे टूट के ऐसे पढ़ रहे हैं चाटुकारिता और चापलूसी के चक्कर में, जैसे वरिष्ठ पत्रकार जी भी बता रहे थे कि उसी को सब लोग गलत ठहराने में लगे हुए हैं। और देखिए साकेत जी मैं बताना चाहूंगा, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि देखिए हम ही गलत नहीं है, आप भी गलत है। बीजेपी दूध की धुली हुई है जो विजेंद्र नेहरा जी कह रहे हैं। उनको विजेंद्र नेहरा जी को भी एक टिप्पणी देनी चाहिए कि संघ की पृष्ठभूमि के बगैर किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई महत्वपूर्ण गवर्नर बनाने का कोई रिवाज है क्या? बीजेपी का संगठन तो सूडो तरीके से चलता है, संगठन के बाहर एक संगठन है जो बीजेपी को चलाता है, मांझी वो है, नाव बीजेपी है। इनको तो डेमोक्रेसी पर बहुत बोलने का नहीं अधिकार है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किडनैप्ड है बाय आरएसएस। मैं बताता हूं आपको, देखिए हमारी पार्टी के संविधान में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया है कि लगातार 2 टर्म से ज्यादा तीसरी टर्म पार्टी के संविधान के अनुसार किसी को मिल ही नहीं सकती। तो इसमें कोई क्या करेगा, ये तो पार्टी संविधान से चल रही है। 3 साल के 2 टर्म मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा टर्म हो ही नहीं सकता किसी पदाधिकारी के। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं। मेरी पार्टी की संविधान की पुस्तक 10 रुपए की आती है, आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। पार्टी की संविधान की पुस्तक मैं आपको दे दूंगा और उसमें क्लियर लिखा हुआ है हमारी पार्टी में मैक्सिमम, जब आपको बता रहा हूं, ज्यादातर परसेंटेज टाइम पे 3 साल के अंदर पदाधिकारी बदल जाते हैं। लेकिन किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है तो ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म उसको मिल पाती है बस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब 84 के में जब पार्टी बनी थी, उसके बाद जब 2 कार्यकाल वाजपेयी जी का हुआ था, उसी समय ये नियम बनाया गया। ऐसे नहीं कि पार्टी बनी थी उसी समय ये नियम नहीं बना, लगभग 2 कार्यकाल के बाद ये नियम बना था, आपको अगर स्मरण होगा। जी प्रेम कुमार जी, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं कि बेशक चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस की कमान किसी और यानी गांधी परिवार से इतर किसी और शख्स के हाथ में चली भी जाए, आपको लगता है कि गांधी परिवार से ऊपर जाकर या उनसे अलहदा कोई डिसीजन वो ले पाएंगे अगर राहुल गांधी किसी मसले पर तब इंटरवीन कर देते हैं? क्या उस समय एक ऑकवर्ड सिचुएशन में होगा इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए सुमन जी, ये चिंता आपकी जायज है कि एक संगठन में जो औरा गांधी परिवार का है, जो सेक्रीफाइस का भी है, कंट्रीब्यूशन का भी है और प्रभाव का भी है, लीडरशिप का भी है, तो उस लीडरशिप के रहते हुए दूसरा लीडरशिप कितना उभर पाएगा, ये डिपेंड करता है कि डेमोक्रेसी के प्रति गांधी परिवार की कमिटमेंट जो है वो कितनी मजबूत होकर सामने आती है। मैंने देखा है राहुल गांधी जी को कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी स्वीकार नहीं किया जब मनमोहन सिंह ने कहा ऑफर किया था। राहुल गांधी जी ने जब चुनाव हुए और हार हुई तो ईमानदारी से उस हार को कबूल भी किया। तो ये चीजें हैं राहुल गांधी के साथ कम से कम जो कि ईमानदारी दिखाते हैं। तो एक विश्वास कांग्रेसी कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी को भी पनपने के लिए दे सकते हैं, मगर मैं आपकी आशंका को नकारता नहीं हूं। ये संभव जब लंबे समय से पार्टी एक परिवार के सैक्रिफाइस और कंट्रीब्यूशन पर जुड़ी है तो उसके व्यवहार पर पार्टी का भविष्य निर्भर करेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रेम जी, एक चीज और, चूंकि ये सवाल इसलिए जहन में आया था मेरे कि मनमोहन सरकार के दौरान एक ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने किस तरीके से फाड़ के फेंक दिया था और कहा था ये तो डस्टबिन के लायक है, इसलिए ये सवाल उठा था मेरे जहन में। बिल्कुल आपने सवाल उठाया। इस
इस हिसाब से वो सवाल उस समय भी जेन्युइन था कि एक कैबिनेट के भीतर पास हुई चीजें थी और उससे बाहर संगठन के भीतर से आवाज उठ रही थी, तो एक तालमेल की कमी भी सामने आई थी। लेकिन उस फाड़ने का ही आप अंजाम देखिए कि आज लालू प्रसाद जी जेल के अंदर है, इस बात को भी मत भूलिए जी। और उनको चुनाव लड़ने से रोका गया है, तो उस बिल को फाड़ने का ही अनुमान है, कहीं गलत नहीं। सुनील कटारिया जी, अब सवाल ये है कि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, क्या इस पूरे मामले में गुलाम नबी आजाद को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा कि आपने पार्टी फोरम पर बात न रखकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इन बातों को क्यों रखा? देखिए, एक हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। उस प्रक्रिया में एक जब कोई भी बड़ा नेता कोई बात ऐसे पार्टी लाइन से हटके किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके बात रखते हैं, तो एक डिसिप्लिन कमेटी भी है। डिसिप्लिन कमेटी उस चीज को संज्ञान में लेती है और उनसे बात की जाती है उस मुद्दे को लेकर, और जो बात होती है वो क्लियर होती है। क्या कोई समय सीमा है सुनील कटारिया जी? ये समय सीमा तो ये हाईकमान और डिसिप्लिन कमेटी वो तय करेंगे मिलके, इसमें समय सीमा वाली कोई बात नहीं। क्या आपको लगता है ऐसी नौबत आनी चाहिए थी? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, गुलाम नबी आजाद उन्होंने अपने विचार रखे हैं, और ये बात अलग है कि उनको ये बात CWC की मीटिंग में या कमेटी में या उस प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए था, उन्होंने रखे हैं। उनके विचारों पे हाईकमान अब जो भी बात होगी वो देखेंगे, डिसिप्लिन कमेटी देखेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मसले पर कह चुके हैं कि उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करनी चाहिए थी, पार्टी फोरम पर अपनी बात को उठाना चाहिए था। क्या टॉप लीडरशिप, जो सेकंड रो की लीडरशिप है, उसमें भी अब आपस में बन नहीं रही है? सुनील कटारिया जी, गांधी परिवार से इतर जो सेकंड रो है लीडरशिप की, क्या वो भी आपस में अब एक दूसरे का बातों का इत्तेफाक नहीं रखते हैं? वहां भी टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसे आप किसी गुलदस्ते को देखते हो, उस गुलदस्ते में चंपा के फूल भी होते हैं, चमेली के फूल भी होते हैं, गुलाब के फूल भी होते हैं। ऐसे ही हमारी पार्टी सभी धर्मों की, 36 बिरादरी की और सभी सीनियर लीडर्स को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। प्रेम कुमार जी, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, ये इसमें इत्तेफाक रखना मुश्किल है, क्योंकि एक विवाद की स्थिति जो हम देख रहे हैं पैनल पर जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उससे इनकार तो नहीं कर सकते कि कांग्रेस के भीतर की लड़ाई आज बाहर में चर्चा हो रही है और नेतृत्व चुप है। तो एक बात तो साफ है कि नेतृत्व को जितनी जल्द हो ये स्थिति खत्म करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि ट्विटर पर कांग्रेस के नेता बोलते रहेंगे और दूसरा दोनों पक्ष एक दूसरे के बारे में बोलते रहेंगे। तो अगर ये बोलते रहेंगे, इसका मतलब नेतृत्व प्रभावहीन है। जितनी जल्द हो हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। प्रेम जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, यूथ को मौका ना देना, इस तरह के आरोप भी कांग्रेस के अंदर प्रेम जी लग रहे हैं। हमने सचिन पायलट का एक उदाहरण देखा कि जाते जाते रह गए वो किसी तरीके से। MP में हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना रोक पाना, सरकार गिर गई वहां पर कांग्रेस की। क्या यूथ को वाकई वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है? देखिए, मेरा मानना है कि यूथ तो आंदोलन से जुड़ता है किसी भी पार्टी के साथ। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अगर आज सत्ता में है तो अयोध्या आंदोलन जो उन्होंने किया था, लंबे समय से किया था, उस समय जो युवा उनके साथ जुड़ा वो आज उनके साथ नेतृत्व बनकर सामने है। या फिर जो जनता, जो आपको 77 के आंदोलन में जो नेता थे वो देश के अलग अलग हिस्सों में नेतृत्व बनकर सामने आए, वो सारे युवा थे। तो कांग्रेस चूंकि लंबे समय से सत्ता में रही है और वैसे किसी व्यापक आंदोलन की जनक नहीं है, जो आज भी देश में बड़े राष्ट्रीय आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करने चाहिए कांग्रेस को, वो खड़े नहीं कर पा रही है। जिस दिन आंदोलन खड़े करेगी सड़क पर कांग्रेस, यही आवश्यकता है, इसीलिए नेतृत्व की परीक्षा भी हो रही है, इसीलिए तमाम सवाल है। जिस दिन आंदोलन से जुड़ेगी कांग्रेस पार्टी, युवाओं का नेतृत्व अपने आप सामने आ जाएगा। प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी को लेकर एक सवाल है मेरा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, करना क्या चाहते हैं राहुल गांधी फिर पार्टी में? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो उन्होंने ली थी
लेकिन चुनाव में हार की जिम्मेदारी भी ली और उन्होंने कहा कि जिनको आना है वो आए। अब है कि पूरी पार्टी को रास्ता निकालना चाहिए था, इसमें देरी हो रही है, इसमें नेतृत्व को सहयोग करना चाहिए था, उसमें भी देरी हो रही है, इसीलिए ये डेडलॉक बढ़ता जा रहा है। विपक्ष को भारी नुकसान हो रहा है, भारतीय राजनीति को भारी नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। सुनील कटारिया जी, क्या आपको लगता है कि नेतृत्व संकट जो इस वक्त कांग्रेस में है, आप चाहे माने या ना माने इस बात को, इस संकट की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोग अनविलिंगली एक स्पेस तैयार कर दे रहे हैं जहां वो 2024 की रणनीति गढ़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, बहुत ही अच्छे सीनियर लीडर्स हैं हमारे पास और एक लंबी लिस्ट है उसकी, लेकिन हमारी पार्टी में टेबल के नीचे से काम करने वाली प्रक्रिया और ये मशीनों की सेटिंग की प्रक्रिया और जो बिहार में अभी आपने देखा अफसरशाही को मिसयूज करने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया हमारी पार्टी में किसी को नहीं आती है भाई साहब। अगर इसी तरीके से सत्ताएं हासिल की जाती रहेंगी तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही भविष्यवाणी है आपकी, कभी आएगी भी नहीं जीवन में। आपने मान लिया कटारिया जी, आपकी ईमानदारी की मैं दाद देता हूं। देखिए साकेत जी कितनी ईमानदारी से उन्होंने मान लिया कि हमारी पार्टी जीवन में कभी सत्ता में नहीं आएगी। और ये ईमानदारी साकेत जी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही हो सकती है। मैं मानता हूं इतनी ईमानदारी कांग्रेस पार्टी में हो सकती है कि हमारी पार्टी जीवन में कभी सत्ता में नहीं आएगी। और इतना ईमानदार व्यक्ति को होना भी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है सामने, कम से कम साकेत जी वो तो बोलना ही चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी साकेत जी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते। जिस तरह से सारे लोग एक ही परिवार की भक्ति में, चाटुकारिता में लगे रहते हैं। 22 साल से सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी का नंबर नहीं आने दे रही है। इसके साथ साथ राहुल जी जिस तरह से बिना किसी पद के मनमोहन जी की कैबिनेट के फैसले को फाड़ सकते हैं, इतनी ताकत उनके हाथ में है। और साकेत जी ये सब ड्रामा है, मैं आपको आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये सब ड्रामा है। इनको राहुल गांधी जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, ये सब ड्रामा करके। और राहुल जी के बाद में प्रियंका जी के वडेरा जो उनके बेटे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, किसी का नंबर नहीं आना। यहाँ पे युवाओं के साथ धोखा होगा, युवाओं को कोई मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए सिंधिया जी जैसे व्यक्ति इनको छोड़ के चले जाते हैं। प्रेम कुमार जी से मैं ले रहा हूं यहाँ पर। प्रेम जी, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से 2019 का चुनाव जीतने के बाद हमने बीजेपी को देखा कि वो चैन से नहीं बैठी और उसने उस अगले ही दिन से अपने कामकाज को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, कांग्रेस को भी इस वक्त की अहमियत को समझना होगा कि 2024 में ज्यादा वक्त नहीं है, अभी से खुद को और मजबूत करना होगा। प्रेम कुमार जी, देखिए निश्चित रूप से आज देश की जो राजनीति है उसमें एक धड़ा हर तरह से सुविधा संपन्न है और अपने लिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके उद्योगपतियों का साथ और तमाम तरह का समर्थन, आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष है, कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां भी हैं जिनके पास अब संसाधनों की कमी है। और इसके बीच में खड़ा होना, पार्टी को खड़ा करना, मैंने पहले भी कहा, आंदोलन ही इसका तरीका और रास्ता हो सकता है। जनता से जुड़ना, आंदोलन करना, उसी से नेतृत्व पैदा होगा। सांगठनिक चुनाव तो एक तरीका है उस रास्ते में आगे बढ़ने का। सांगठनिक चुनाव करेंगे तब हम नया लीडरशिप पैदा कर सकेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस से अलावा कोई दूसरी भी पार्टी हो। तो ये जो है कांग्रेस के लिए चुनौती का समय है। भूल जाएं कि हम 2024 क्या है, 2000 उसके आगे भी क्या है। पहले तो अभी अपने आप को विपक्ष के तौर पर जनता की चिंता और सरोकार से जोड़ने की जरूरत के तौर पर पार्टी को खड़ा करने की जरूरत है। सत्ता को अभी भूल जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका, सुनील जी आपका, विजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष बत्रा जी आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉलिटिकल पंचायत में अभी के लिए बस इतना। थोड़ा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।